अवधि 90 दिवस है, जिसे बढ़ाकर एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिन किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग संचालन को सुगम करने हेतु रिको क्षेत्र में विभिन्न कारणों से निरस्त भूखंडों के बहालीकरण तथा वसूली किए जाने वाले शुल्क को भविष्य में तर्कसंगत बनाने के लिए एक नीति लाई जाएगी। रिको क्षेत्र में भूखंड आवंटन ई नीलामी के जरिए किया जाता है। अब मैं कुछ विशिष्ट सैनिक उद्योगों यथा सनराइज सेक्टर के उद्योग, एंकर इन्वेस्टमेंट जिसके अंतर्गत कस्टमाइज पैकेज के पात्र निवेशक, स्थानीय छोटे निवेशक आदि को विशेष जोन चिन्हित करते हुए सीधे आवंटन का प्रावधान भी किया जाना पसंद करता हूँ। गत वर्ष छोटे करदाताओं को हो रही असुविधा को ध्यान रखते हुए राज्य में माल की परिवहन हेतु ई वे बिल की अनिवार्यता सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख की गई थी। इसी क्रम में करदाताओं को व्यापार करने में असुविधा हेतु 31 वर्ष को छोड़कर अन्य माल के शहर के भीतर परिवहन पर 2 लाख रुपये सीमा तक ई वे बिल की अनिवार्यता समाप्त करना पसंद करता हूँ। अधिकांश राज्यों के द्वारा लॉटरी को बंद किया गया है, परंतु ऑनलाइन गेम्स का जाल बिछा हुआ है। आज युवाओं में बच्चों में ऑनलाइन गेम्स का प्रचलन बढ़ रहा है। ऑनलाइन बैटिंग को तो न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है, परंतु ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम्स पर प्रतिबंध नहीं है। अभी अनेक ऑनलाइन गेम बिना किसी नियंत्रण स्कूटी के चल रहे हैं। इसको नियंत्रित तथा रेगुलेट करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम्स, फैंटेसी गेम्स को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 में नैतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्य संयम हेतु स्वर्गीय गुरुजन छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस जन जागरूकता अभियान का कार्य अभी तभी सफल होगा जब सरकार के साथ साथ इसमें सामाजिक संगठन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी साथ में मिलकर कार्य करे। इसके लिए मैं इस सोच वाले सभी सामाजिक संगठनों को आगे आकर सरकार के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूँ। अब मैं आगामी वर्ष के लिए राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। राजस्व अर्जन करने वाले विभिन्न विभागों की सुदृढ़ीकरण हेतु आधारभूत संरचना और मानव संसाधन संबंधी उन्नयन किया जाना प्रस्तावित। इसके लिए दस्तावेजों पंजीयन की व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी से पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाएंगे। पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों में पक्षकारों एवं आम जनता की सुविधाओं हेतु प्रति कार्यालय 10 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी तथा 11 उप पंजीयक एवं 2 उप महानिरीक्षक कार्यालयों भवनों निर्माण एवं नवीनीकरण कराया जाएगा। प्रदेश के करदाताओं को वाणिज्यिक कर मुख्यालय पर फैसिलिटेशन की समुचित सुविधा मिल सके इस दृष्टि से 100 करोड़ रुपये से टैक्स फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा पदों को पूरा किया जाना प्रस्तावित है। आबकारी स्थानों में सिपाहियों के 4 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी तथा राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान गंगा शुगर मिल्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु 25 करोड़ रुपये लागत से खर्च किए जाएंगे। जयपुर मुख्यालय पर परिवहन विभाग से संबंधित कार्य की अधिकता को देखते हुए एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। विभाग को एनफोर्समेंट गतिविधियों में कुशलता बढ़ाने हेतु 50 वाहन उपयोग कराया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदन को स्मरण होगा, गत बजट प्रस्तुत करते समय सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स के रूप में हमारी सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जरूरतमंद वर्गों के उत्थान हेतु कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की अभिनव पहल की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से निम्न अनुसार राहत दी जाएगी। राज्य में नजूल संपत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व की काबिल अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेदारियों तथा प्रचलित डीएलसी अथवा आरक्षित दर जो भी कमों को की 25% राशि एक मुश्त जमा कराने पर संपत्तियों की स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में नियमों में प्रावधान किया जाना पसंद करता हूँ। कृषि भूमि उस पर आवासीय मकानों के विक्रय की स्थिति में कुएं एवं ट्यूबवेल का वर्तमान मूल्यांकन जोड़कर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क लिया जाता है। ऐसे कुएं एवं ट्यूबवेल के मूल्य पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में पूर्णतः छूट दिया जाने की घोषणा करता हूँ। दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा क्रय किए जाने वाले वाहनों को छूट जाना प्रस्तावित है, जिसकी तहत दिव्यांगजन जो पैर से अशक्त हैं को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले 10 लाख रुपए तक के 4 पहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वैन कर में 100% छूट दी जाएगी। दिव्यांगजन के उपयोग में लिए जाने वाले
इलेक्ट्रिक रिट्रोफिटेड दोपहिया तिपहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। मध्यम एवं निम्न आय वर्ग का स्वयं के आवास का सपना पूरा करने हेतु 100 वर्ग तक के रिक्त मध्यम एवं निम्न आय वर्ग का स्वयं के आवास का सपना पूरा करने हेतु 100 वर्ग तक के रिक्त या निर्मित आवासीय भूखंडों पर स्टैंप ड्यूटी में 1% छूट जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही आमजन को स्वयं का कारोबार स्थापित करने हेतु 50 वर्ग तक रिक्त या निर्मित वाणिज्यिक भूखंडों पर भी स्टैंप ड्यूटी में 1% छूट देना प्रस्तावित है। वर्तमान में पैतृक संपत्ति के हत्या के मामले में 10 लाख रुपए तक स्टैंप ड्यूटी 500 रुपए। वर्तमान पैतृक संपत्ति के हत्या के मामले में 10 लाख रुपए तक स्टैंप ड्यूटी 500 रुपए तथा इससे अधिक मूल्य की संपत्ति पर 5000 रुपए है। अब मैं 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की पैतृक संपत्ति पर भी स्टैंप ड्यूटी घटाकर 500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। गत बजट में मैंने पुत्र वधू के पक्ष में गत वर्ष मैंने पुत्र वधू के पक्ष में गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी 2.5% घटाकर पुत्रियों के समान 1% एवं अधिकतम 1 लाख रुपए की थी तथा पोता पोती दोहिता दोहिती के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी पूर्णतः माफ की थी। अब मैं पुत्री एवं पुत्रवधू के पक्ष में भी गिफ्ट डीड के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी को पूर्णतः माफ करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार मैंने सरकार में आते ही 2019 में पत्नी के पक्ष में गिफ्ट डीड के दस्तावेजों को इसी प्रकार मैंने सरकार में आते ही मार्च 19 में पत्नी के पक्ष में गिफ्ट डीड के दस्तावेजों पर 31 मार्च 22 तक स्टैंप ड्यूटी माफ की थी। इस छूट को अब मैं स्थायी रूप से देने की घोषणा करता हूं। राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठजनों तथा अचल संपत्ति के क्रय के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी 6% घटाकर 5% करने तथा पंजीयक शुल्क 1% घटाकर 0.5% करने की घोषणा करता हूं। वर्तमान छोटे परिवार तथा देश विदेश में रोजगार के अच्छे अवसरों के कारण संतान अपने माता पिता की सार संभाल के लिए उपलब्ध नहीं होती है। कतिपय मामले में वरिष्ठजनों के आर्थिक संसाधन भी कम हो जाते हैं। ऐसे वरिष्ठजनों को बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा अचल संपत्ति को मॉर्गेज रखकर ऋण की सुविधा दी जाती है। इस हेतु निष्पादित रिवर्स मॉर्गेज के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी एवं पंजीयक शुल्क में 100% छूट देकर वरिष्ठजनों को राहत देने की घोषणा करता हूं। शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए विद्यार्थियों द्वारा बैंकों वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले शैक्षणिक परियोजनाओं विद्यार्थियों द्वारा बैंकों वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋण के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी एवं पंजीयक शुल्क में भी 100% छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मुझे एहसास है कि अध्यक्ष महोदय कोविड के कारण सभी वर्गों को आर्थिक हुई है, अतः उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि इस कोरोना काल में लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राहत प्रदान की जा रही है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधान में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य एवं प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत कर प्रस्ताव घोषणाओं की क्रियामंत्री के लिए तथा अन्य परियोजना इसके साथ कुछ अधिसूचना जारी की जा रही है। अब मैं वर्ष 21-22 की संशोधित अनुमानों का संचित विवरण माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्व प्राप्तियां, अब मैं वर्ष 21-22 के संशोधित अनुमानों का संचित विवरण माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्व प्राप्तियां 1,90,431 करोड़ 48 लाख। राजस्व व्यय 2,25,120 करोड़ 84 लाख। राजस्व घाटा 35,690 करोड़ 36 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियां 1,29,697 करोड़ 20 लाख। पूंजी खाते में व्यय 53,973 करोड़ 41 लाख। पूंजी खाते में आधिक्य 35,732 करोड़
79 लाख रुपए। कुल व्यय 3,19,094 करोड़ 25 लाख रुपए। कुल व्यय 2,71,881 करोड़ 42 लाख रुपए। वर्ष 22-23 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। राजस्व घाटा 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 1,31,324 करोड़ 99 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 1,07,717 करोड़ 4 लाख रुपए। पूंजी खाते में आदि किए 23,607 करोड़ 55 लाख रुपए। कुल व्यय 3,46,182 करोड़ 83 लाख रुपए। कुल व्यय 2,94,182 करोड़ 83 लाख रुपए। जैसा कि माननीय सदन को उचित होगा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 21-22 में जल जीवन मिशन का केंद्रांश राज्य के कॉन्सोलिडेटेड फंड में ना देकर ताकि सीधे कार्यकारी संस्था के बैंक अकाउंट में दिया जा रहा है। जबकि हमने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को अन्य केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं की भांति जल जीवन मिशन का केंद्रीय का अंश भी राज्य सरकार को ही कॉन्सोलिडेटेड फंड में रिलीज करने का आग्रह किया था, किंतु हमारे द्वारा